वक्फ बोर्ड के नोटिस जो पानी में नाम बदलने को लेके जो हंगामा हुआ था, उस ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को उसकी हकीकत पता नहीं है। बीजेपी इस इशू को अपने इलेक्शंस में और अपने एजेंडे के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही है। आखिर ये मामला क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बल्लारी वक्फ एडवाइजरी कमेटी के साबिक चेयरमैन और वक्फ एक्टिविस्ट रिजवान साहब हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर ये मामला क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। आपका इस्तकबाल है। सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ना ज़रूरी है, इस वास्ते कि जो वफ़ के जायदाद जो आज हमारे पास जितनी जायदाद है, या जो हिंदुस्तान में हमें थर्ड पोजीशन पे है जायदाद को लेकर, ये छोटी मोटी मेहनत नहीं हुई है। ये मेहनत मुसलसल हज़ारों साल से शुरू आने वाली मेहनत थी। इसके चलते चलते एक दौर ऐसा आया, राजा महाराजाओं का दौर आया, वहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ आना शुरू हो गए। इस प्रॉपर्टीज़ को एक ज़माने में कोटवाल्स, ये क्या बोलते, जागीरदार, इन्हों सब हैंडल करना शुरू करे। 1912 में मुसलमान वफ़ वैलिडेटिंग एक्ट या मुसलमान एक्ट जो आया, जो अब जो अमेंडमेंट हो रहा है, वो एक्ट को भी रिपील करने की बात जो हो रही है, उस एक्ट के चलते हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे, हमारे शरीयत के हिसाब से, हमारे कुरान के हिसाब से जो दायरे में है, वंस वफ़ इज़ ऑलवेज ए वफ़, जो बुनियादी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ, वो फ़ैसला उसी अंदाज पे हुआ जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पूरे जमना शुरू होने के बाद ये हुआ। एक बार हमें दे डाले तो इसे वापस नहीं ले सकते। ये कंडीशन पर वंस वफ़ इज़ ऑलवेज ए वफ़ का मामला चला। अब आते आते 18 ब्रिटिश के ज़माने में क्या हो गया, ये इनाम, मद्रास इनाम कमीशन बोल को एक सेटअप बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। इसमें हमारे जितने जायदाद थे, वो जायदादों को रेगुलराइज करके हमें एक सर्टिफिकेट देना शुरू करे, एक रिकग्नाइज करे कि ये इंस्टीट्यूशन के लिए दिया गया, ये फला इंस्टीट्यूशन के लिए दिया गया। अब सवाल ये आया, ये जो सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया, हमारे डॉक्यूमेंटेशंस होना शुरू हो गए। आने क्या हो गया, 1954 में इंडिपेंडेंस के बाद का मामला मैं बता रहा हूँ। 1946-1947 में जो इंडिपेंडेंस मिला हमना, उसके बाद का किस्सा पूरे प्रॉपर्टीज़ को कंसोलिडेट करके सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दायरे में ले को आए। लाने के बाद 1964 में ये प्रॉपर्टीज़ को फर्स्ट सर्वे करके गेजेट नोटिफिकेशन करे, जितने प्रॉपर्टीज़ उस टाइम पे थे, उस टाइम पे से 1964 में जो प्रॉपर्टीज़ आना शुरू हो गए। ये पुरानी हकीकत। ये जो मामला अब नोटिस का आया 1964 के बाद के जो प्रॉपर्टीज़ आए, इसका सेकंड सर्वे करना बोल को एक डिस्कशन में आए। बहुत से प्रॉपर्टीज़ ऐड होना शुरू होते हुए, हमारे जो हम मस्जिद को दिए, कोई दरगाह को दिए, कोई किसे दिए, ये हिसाब से आना शुरू हो गए प्रॉपर्टीज़। खैर, ये मामले को लेको सेकंड सर्वे भी शुरू करना बोल को एक बात आई। सेकंड सर्वे स्टार्ट हुआ 1985 में। एक सर्कुलर, गवर्नमेंट सर्कुलर की बात कर रहा हूँ मैं, वक्फ बोर्ड की सर्कुलर की बात नहीं, रेवेन्यू सर्कुलर, रेवेन्यू अथॉरिटी से एक सर्कुलर दी कि सेकंड सर्वे भी करो और अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स भी करो बोल के बात हुई। अब 85 से शुरू हुआ, आज का दौर 2024 कि कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई। लेकिन ये जो वफ़ का मामला, जो वफ़ प्रॉपर्टीज़ को हिफाजत करने के वास्ते हुकूमतें तो अपने अपने अंदाज में इसे एक हिसाब से ले को गए। इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट भी आ गई, बीजेपी की गवर्नमेंट भी आ गई। अभी जो सर्कुलर्स की बात जो हो रही है, कॉलम नंबर 11 में क्या हो रहा था, टेक्निकल पॉइंट कहाँ के खड़ रहे थे हम लोग, कि हमारे प्रॉपर्टीज़ को क्लेम करने के वास्ते चाहे हम नोटिस इशू करो, कोर्ट से नोटिस इशू करना, ये नोटिस किसे देना, सवाल ये आया। अब 1964 के बाद जब इनाम अबॉलिशन आया, उस टाइम पे लैंडलेस फार्मर्स को ज़मीना देने की बात आई, तो हमारे जो ज़िम्मेदार थे उनके साथ साथ गैर लोग भी जो भी थे, कॉलम नंबर 11 में जो सागोली कॉलम में थे, इन्हों सब ना क्या करें, वो फॉर्म 7B1 इन रेवेन्यू अथॉरिटी, रेवेन्यू एक्ट के तहत डालने की बात शुरू करें। यहाँ ये सब आना शुरू हो गए, कौन बेच लिया, कौन रख लिया, कौन सामने आगे ट्रांसफ़र, फर्दर ट्रांसफ़र, 2, 3, 4 ट्रांजैक्शन होने शुरू हो गए। अब सवाल ये आया वक्फ बोर्ड के सामने, ये प्रॉपर्टीज़ को कैसा रिकवर करें। ये सवाल के लिए हुकूमतें अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स के सर्कुलर्स इशू करें, इस बात से शुरू करें। ये कॉलम नंबर 11 जो होता है, सागोली कॉलम 11 और 12 जो भी है, उसमें कौन कर ले के खा रहे हैं उनका कॉलम होता है। उसमें
वफ समझते बोल को एक ले लेका है वर्ड, क्या वास्ते ले लेका है, फर्दर ट्रांजैक्शंस नहीं होना बोल को ले लेको है। अब इसे क्या हो गया, हमें नोटिस देने के वास्ते क्या भी करना रहे तो उनके लीगल हेड्स को देना, कौन है कौन नहीं है, कानूनी दायरे के अंदर हम लोगों को ये देना पड़े। तो इस हिसाब से कॉलम नंबर 11 अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स को लेकर यहाँ तक ये मामला आया। क्या किसी के दूसरों के ज़मीना दाल लेने का सवाल पैदा नहीं होता है। हमारे जो वफ़ मिनिस्टर हैं ज़मीर साहब जो हैं, वफ़ अदालत करने का मकसद क्या था, ये जो 85 से लेकर 2024 ऑलमोस्ट 40 साल से जो अपडेटिंग का मामला जो पेंडिंग हो रहा है, इसे मामले को सॉल्व करने के वास्ते, स्पीड अप करने के वास्ते वफ़ अदालतें करना शुरू करें। अब सवाल इसमें फार्मर्स की ज़मीन लेने का कहाँ से आया, नहीं समझ में आता मुझे। अब रही बात क्या, हमारे पास जो इशू है उस इशू को हम लोग कैसा ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो हमें हमारे अपडेट कर सकते हैं, बस इतनी बात में बोलने की कोशिश। इसमें ये जो वफ़ अदालत करके ये फार्मर्स का ये ले ले को आए, वो ले ले को आए, इनकी ज़मीन डाल ले रहे, उनकी ज़मीन डाल ले रहे, ये सब बेकार बातें हैं। जो ज़मीन हमारी है वो ज़मीन में अब इतने साल से कौन मस्जिद देवल बन लिया, कौन टेंपल बन लिया, कौन क्या की बन लिया। अब लेका को मीडिया के सामने ले लेका को टेंपल ಆಸ್ತಿಗಳು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಕುಲಕುಂಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಮನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಫಿನ ವಿಚಾರಣೆದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ, ज़मीर ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿರೋದು ಏನು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು, ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಕೂಲಕುಂಚವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। अस्सलाम वालेकुम। ये कितने प्रॉपर्टी को नोटिस दी गई थी जिसको लेके हंगामा हुआ है साहब? ये कहाँ की प्रॉपर्टी? देखो ऐसा है, एक इशू कहाँ की बीजापुर में हुआ बोल को, अब बीजापुर का मामला अपनी जगह, कितने ज़मीना है वहाँ पर क्या है, ये हमारे वहाँ के वफ़ ऑफिसर्स हो चाहे हमारे सीईओ है, ये इसका ब्रीफिंग क्लियर से देना है। सवाल में आज वक्फ बोर्ड में भी जाना पड़ा, मैंने इस बात को मैं भी पूछा कि बीजापुर का मैटर में क्या इशू बोल को, लेकिन उन्होंने पूरा तहकीकात कर को कितने नोटिस सबको देखो, गवर्नमेंट से जो डायरेक्शंस आखो है उस डायरेक्शंस के चलते सारे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके जो जहाँ जहाँ नोटिस है, मेरे ख्याल से ये मैटर अब एक जितना भी गवर्नमेंट के लेवल में ये कब इन्फॉर्मेशन मिलता इसके हिसाब से बाहर आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा क्या भी नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने सिर्फ इस नोटिस को रोक दिया, बैक ले लिया ऑर्डर्स को, पूरे रोक लगा दी उस पर? ये कानूनी तौर पर सही है तो क्यों रोक लगाया उसको? नहीं, अगर कानूनी तौर पर अगर ये इशू अब उठा है तो इशू पहले भी उठ सकता था, 1985 से आज तक भी उठ सकता था, लेकिन इसके पीछे क्या राज है, इसे डैमेज किसे हो रहा है, पार्टियों को क्या बेनिफिट मिल रहा है वो अपनी जगह से ही, लेकिन कम्युनिटी को कितना डैमेज हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मेरी पार्टी बीजेपी में अभी ज्वाइन नहीं किया, फिर भी मैं अपनी बीजेपी लीडरों से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जब भी इल्ज़ाम लगाएंगे इस मैटर को, आप क्लियर कट इन्फॉर्मेशन लेके बात करने में बेहतर होगा। मैं अपनी बात रखने की कोशिश। आज बोम्मई भी जो है वो वक्फ प्रोटेक्शन, वक्फ को बचाने, प्रॉपर्टी को बचाने की बात करते थे। एक वीडियो मैं देखा उनका, जो उसमें बसवराज बोम्मई साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने अनवर मनपाड़ी की रिपोर्ट को चलते ये स्टेटमेंट दिया बोल के, लेकिन उन्हीं के पीरियड में एक सर्कुलर जारी हुआ, रेवेन्यू सर्कुलर, जिसमें 1 साल की मोहलत दी गई। ये जो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 1 ईयर की मोहलत दी गई। इसमें जो लैंड जो कल्टीवेशन कॉलम है उन्हें अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अब वैसे सूरत में हमारे वक्फ बोर्ड से कौन सी भी उसका ये नहीं करे, हम ऑब्जेक्शन नहीं डाले, जो कानून है वो कानून के हिसाब से करे। अब सवाल ये रहा कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर बसरा, हमारे पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे, इनसे मेरा एक सवाल था कि आपने जो स्टेटमेंट दिया, क्या वो जो रेवेन्यू अथॉरिटी का जो तुमने ये एक सर्कुलर जारी किया था 2022 में, शायद मेरे पास उसका पेपर नहीं है, लेकिन वो सर्कुलर इस वास्ते दिया था या तो फिर अनवर मनपाड़ी साहब के रिपोर्ट पे दिया था? यानी दोनों पे अगर बात कर लें तो वक्फ की प्रॉपर्टी बचाना तय है। आपने जो बोला कि वक्फ बोर्ड को बचाना, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए आप पूरी कोशिश करो, उसी कोशिश में तो हमारी कम्युनिटी लगी हुई है, बस इससे ज़्यादा क्या भी नहीं। अब क्या करना चाहिए बोर्ड को, क्योंकि गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, जिसकी वजह से जो
ट्रांसफ़र होना है खाते और सारी चीज़ें रुक गई हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अब जो जिस हालात से माहौल को देखा जा रहा है, उस माहौल को समझते हुए रोक लगाना सही था। और इसके हिसाब से अब क्लियर कट इन्फॉर्मेशन लेके एक सही मानों में गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट से ज़्यादा वक्फ बोर्ड की जो अथॉरिटीज़ हैं इनका एक रिप्रेजेंटेशन, इनका जो सबमिशन है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ एज़ पर कानून। एक टास्क फोर्स कमेटी बनती है, आपको मालूम होना चाहिए कि एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट के दायरे में, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन, एसपी और जुडिशनल एसपी, तहसीलदार सब उसमें आते हैं। ये जहाँ जो भी ऐसा मामला आता है तो इनके ये टास्क फोर्स को इंचार्ज दी गई है, मैंने पावर दिया गया है। बस इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं हमें। सब सारा काम जो भी चल रहा है गवर्नमेंट के दायरे में काम चल रहा है। यूँ मान के चलिए, मुसलमाना की जितनी, मुस्लिम्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ है, इसके ऊपर सारा कस्टडियन गवर्नमेंट है, हम तो सिर्फ मैनेजर हैं।